एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ डेकन? 10 भुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? किसी भी पॉलीगन में कितने विकर्ण या कितने डायगोनल्स आप बना सकते हो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला डायरेक्टली आपने इसमें अप्लाई करना है। डायगोनल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू आप पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हर सिचुएशन में वो फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n/2। ये 10 भुज है, डेकागन है या आपका हेक्सागन है या आपका सेप्टागन है, आपका नोनागन है, कुछ भी हो, हर किसी में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डायगोनल्स, और यू कैन से विकर्ण कितने हो सकते हैं, ये ज्ञात करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। अगर हम 10 भुज की बात कर रहे हैं, डेकागन की बात कर रहे हैं, तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, क्योंकि पॉलीगन का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो नंबर ऑफ साइड से करते हैं। अगर किसी में 3 साइड हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। अगर किसी में 4 साइड हैं, नंबर ऑफ साइड 4 हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी में साइड 5 हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? पेंटागन। अगर किसी में 6 साइड हैं, नंबर ऑफ साइड 6 है, तो उसे क्या कहते हैं हम? हेक्सागन। अगर किसी में नंबर ऑफ साइड 7 है तो उसे क्या कहेंगे? सेप्टागन। अगर किसी में नंबर ऑफ साइड 8 है तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्टागन। नंबर ऑफ साइड्स 9 है, नोनागन। नंबर ऑफ साइड 10 है तो उसको आप क्या बोलेंगे? डेकागन। हिंदी में तो आसान है। 3 भुजाएं त्रिभुज, 4 भुजाएं चतुर्भुज, 5 भुजाएं पंचभुज, 6 भुजाएं षष्ठभुज एंड सो ऑन। तो उसमें तो हिंदी में तो नाम पढ़ के पता चल जाता है कि कितनी साइड्स उसमें है। तो आप किसी के भी लिए, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में डायगोनल्स निकालने के लिए आए तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सी, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको पता है गिवन क्वेश्चन में हमें डेकागन गिवन है, यानी कि n की वैल्यू क्या है? 10 है। 10 भुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 10। n की जगह 10 पुट करोगे, 10 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10/2, 100 माइनस 30/2, 70/2, तो ये क्या आ गया आपका? 35। यानी क्या हो गया आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाया, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आप डायरेक्टली करोगे, फॉर्मूला आपको पता है, एग्ज़ाम में आपने क्या अप्रोच अप्लाई करनी है, आपने कहना है भी फॉर्मूला हमें पता है, 10 साइड हैं, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3n, 3 इंटू 10 30 डिवाइडेड बाई 2, 70 डिवाइडेड बाई 2 35, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से डायरेक्टली आपने कैलकुलेशन करके राइट करना है। वो तो मैं आपको सिस्टमेटिक समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएं, बट एग्ज़ाम में आपकी अप्रोच होनी चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे हमें टाइम सेविंग भी करनी है। आई होप क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा। सीधा फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, simple interest and compound interest for a certain sum of money is ₹500 and ₹525 respectively
years, what is the rate of interest? एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए क्रमशः 500 और 525 है, ब्याज दर क्या होगी? सीधा सा आपको इसमें फंडा बता रही हूँ। अगर आपको 2 ईयर के लिए, ध्यान देना, ये जो फंडा है सिर्फ 2 ईयर में अप्लाई होगा। अगर आपको 2 ईयर्स का SINCI मीन्स साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है और आपको रेट फाइंड आउट करनी है, तो सीधा सा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI डिवाइडेड बाय 1 ईयर CSI इंटू 100। सी क्या करना है? सीधा सा फंडा है। अगर आपको 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो आर की वैल्यू क्या होती है? CI माइनस SI अपॉन 1 ईयर SI इंटू 100। अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको। देखिए SI है 500 2 ईयर का। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट ईच एंड एवरी ईयर के लिए क्या रहता है? सेम। ये 2 ईयर का 500 है तो 1 ईयर का कितना होगा? 250, क्योंकि 2 साल 250 मिलेगा तब 500 होगा। क्लियर है? तो अगर 3 ईयर का है तो अलग फंडा होगा, बट मैंने आपको बताया अगर आपको 2 ईयर का गिवन है तो ये मेरा वाला फॉर्मूला उस सिचुएशन में अप्लाई होगा। डिफरेंस कितना है? 25। 500 SI है और 525 CI है, तो दोनों में डिफरेंस है 25। 1 ईयर का SI कितना है? 250 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 10%। मीन्स क्या करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सिमिलरली अगर आपको ये क्लियर है अच्छे से, थोड़ा सा मैं चेंज करके एक और क्वेश्चन ऐड ऑन कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने का एडवांटेज गेट हो। सिमिलरली सपोज आपको कुछ और वैल्यू गिवन है। अभी ये जो हमें गिवन क्वेश्चन था इसका हमने आंसर निकाल दिया, ऑप्शन नंबर ए है। आपको सपोज गिवन है SI 2 ईयर का किसी वैल्यू का 600 और CI गिवन है 648, तो आप कैसे करेंगे? आपको पता है डिफरेंस मीन्स 48। 2 ईयर में अप्लाई होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ये फंडा सिर्फ 2 ईयर का डिफरेंस गिवन है तभी अप्लाई होगा। 48 डिवाइडेड बाय 1 ईयर का SI, 2 साल का SI 300 है। SI हमेशा इक्वल होता है तो हर ईयर का कितना होगा? 300। CI और SI का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1 ईयर का SI इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, क्या आ गया? 16%। तो सिचुएशन में R क्या हो जाता? 16%, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही हो जाता। अगर आपको SI गिवन होता 2 ईयर का 600 और CI गिवन होता 648। क्लियर है ये अच्छे से? नाउ कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। 3 circles with radii 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter touch each other externally if their center are P, Q and R. What is the perimeter of the triangle PQR? पेरीमीटर मीन्स उसकी तीनों साइडों का सम आपने बताना है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। यदि उनका केंद्र
पी क्यू और आर है तो त्रिभुज पी क्यू आर की परिमाप बताइए। ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा है कहाँ कट कर रहे हैं, वो एक्सटर्नली बाहर कट कर रहे हैं। ए की रेडियस है 3, ए की रेडियस है 4, ए की रेडियस है 3, ए की रेडियस है 4, टच करते हुए आपने बनाने हैं ये, और एक की रेडियस क्या बोल रहा है 5। आप इस तरह से बनाना, मैं रफ हैंड बना रही हूँ कि ये क्या करें, टच करें दूसरे को। सी सपोज इसकी है 5, इस सब आपस में एक दूसरे को टच करते हुए बनाने। ये रफ आइडिया है, हमें कोई डायग्राम नहीं दिखाना, हमें तो वहाँ पे क्या बनाना है, आंसर। फ्री हैंड मैंने बना दी 3। सपोज ये क्या है, P है, इसका सेंटर है Q, इसका सेंटर है R। अब ध्यान दीजिए, PQR, ये ज्वाइन कर दिया मैंने PQR को। आपको रेडियस गिवन है, इसकी रेडियस कितनी है 3, इसकी रेडियस है 4, इसकी रेडियस है 5। ये 4, इसकी 3 है, इसकी 5 है, 5 है। आपके पास सारी मेज़र आ गया। देखिए ध्यान से, PQ कितना आया, 3 + 4 7, QR 4 + 5 9, RQ 5 + 3 8। पेरीमीटर परिमाप क्या हो गया, तीनों साइडों का समेशन, 7 + 9 + 8, 9 और 8 17 + 7 24। आंसर क्या आ गया, सी। यानी कि इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, अगर आपको एक्सटर्नली गिवन है तो सबको एक दूसरे से लिंक कर दो। आप अगर डायग्राम बना के देख लेते हो तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो हमने देखा कि भाई एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये इनकी रेडियस है, तो इसकी और इसकी रेडियस मिला के एक साइड बन गई ट्राइंगल की, और ये रेडियस और ये रेडियस यानी 4 और 5 को मिला के एक साइड बनी, 5 और 3 को मिला के एक साइड बन गई। आपके पास मेजरमेंट आ गई, तीनों साइडों को ऐड करोगे यू विल गेट पेरीमीटर, और यू कैन से परिमाप। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्वेश्चन मार्क गिवन है आपको, ए क्वेश्चन का है, क्वेश्चन मार्क अपॉन 25 इज इक्वल टू 196 अपॉन क्वेश्चन मार्क, फाइंड द नंबर विच रिप्लेस द साइन क्वेश्चन मार्क। आपको गिवन है ब्लैंक 25 इज इक्वल टू 196 अपॉन ब्लैंक। सपोज मैंने ब्लैंक जगह पे मान लिया, एज्यूम कर लिया x से, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² इज इक्वल टू 25, x² इज इक्वल टू 25 इंटू 196। x क्या होगा, इनका रूट, 25 इंटू 196। 25 को आप रूट से बाहर निकालोगे, क्या बन जाएगा ये 5। 96 को आप रूट से बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा 14। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। तो कितना आ गया आपका 5 इंटू 14, 14 5 जा 70। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना था क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया आपका 70। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास increase by 4.8 months when a boy of age 6 years replaced by a new boy. What is the age of new boy? अगर आप 10 स्टूडेंट के एवरेज में एक स्टूडेंट जिसकी एज 6 है उसे हटा देते हो और उसके बदले में एक नए बंदे को, नए बच्चे को ऐड कर देते हो, नए बॉय को ऐड कर देते हो, तो जो एवरेज है वो 4.8 मंथ बढ़ जाएगा। तो आपने बताना है
कि जो न्यू बंदा आपने ऐड किया है उसकी एज क्या है। एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत आयु 4.8 महीने बढ़ जाती है जब 6 साल की उम्र के लड़के को एक नए लड़के द्वारा बदल दिया जाता है। नए लड़के की उम्र ज्ञात कीजिए। नई लड़की की उम्र क्या है? देखिए, नए लड़का आने से 4.8 मंथ बढ़ गया। इसका मतलब है जो नया बॉय आएगा, जो न्यू बॉय आएगा, उसकी एज जो है 4.8 मंथ इंक्रीज़ करने वाली होनी चाहिए। यानी कि ऐसी एज हो जो 4.8 मंथ इंक्रीज़ करे। सीधा सा फंडा है, इस तरह की चीज़ों में डिटेल में नहीं जाना चाहिए। देखिए, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है समेशन अपॉन एन। अगर 4.8 बढ़ रहा है, इसका मतलब वो जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या नंबर ऑफ कोई भी पर्टिकुलर थिंग है, स्टूडेंट है, या कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपका बढ़ता है क्या? एवरेज। अब आपका एवरेज बढ़ा है 4.8, यानी टोटल में कितना बढ़ा होगा? 4.8 इंटू 10। अगर मैं टोटल की बात करूं, एवरेज बढ़ा 4.8, तो टोटल कितना बढ़ा? 4.8 इंटू 10, यानी कि 48 मंथ। भाई ये मंथ है, इसको भी ईयर में कन्वर्ट करो। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, यानी कितना इंक्रीज हो गया? 12 4 जा 48, तो क्या आ गया ये? 4 ईयर। जो नया बच्चा आएगा उसकी 4 ईयर ज़्यादा एज होनी चाहिए, क्योंकि जो इंक्रीमेंट हुआ है उससे हमने ये पाया कि 4 ईयर ज़्यादा एज होगी न्यू बॉय की। जिसको रिप्लेस किया है उसकी एज थी 6, न्यू बॉय की एज 4 होगी। टोटल कितना आ गया? 10, यानी कि न्यू बॉय की एज क्या होगी? 10 ईयर्स। एक बार फिर से रिपीट करी हूँ, एवरेज होता है समेशन अपॉन एन, और ये कह रहा है न्यू बॉय आने से जो एवरेज एज है वो 4.8 मंथ इंक्रीज हो गई। तो 4 मंथ इंक्रीज हुई है। 10 पीपल हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट या बॉय में कोई चेंज नहीं आया, एक गया और उसके बदले में दूसरा आ गया, यानी कि ओवरऑल टोटल कितना बढ़ गया? 4.8 इंटू 10 मीन्स 48 मंथ। 48 मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 12 किया, तो कितना मोर आ गया? 4 ईयर्स मोर। आपने जो रिप्लेस करना है ऑब्वियसली बढ़ा है, तो उसकी एज क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओरिजिनली जिस बंदे को हटाया है वो 6 ईयर का है, 4 ईयर एज बढ़नी चाहिए, 4 प्लस करेंगे, यू विल गेट द न्यू एज और द एज ऑफ रिप्लेस बॉय। जिसको हमने बदला है उसकी उम्र आपको पता चल जाएगी। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 6, ए कंपनी डिक्लेयर 10% डिविडेंड, its rupees 100 share is sold at a premium of rupees 24. Brokerage is 1% if a person invests rupees 25,000 in the share. How much annual dividend does he get? एक कंपनी 10% डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसके शेयर की फेस वैल्यू 100 है, उस पर प्रीमियम मार्केट में 24 है, ब्रोकरेज 1% है। परसेंटेज किस पे होती है? फेस वैल्यू पे। 100 का शेयर है और 1% ब्रोकरेज है, मीन्स एक शेयर के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 1 रुपीज़। तो अगर मैं बात करूं परचेज प्राइस की, परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर, परचेज प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का परचेज प्राइस क्या हुआ? उसकी फेस वैल्यू है 100, प्रीमियम है उसका 24, ब्रोकरेज है उसके ऊपर ₹1, तो उसका परचेज प्राइस क्या हो गया? 125। एक 100 रुपीज़ का जो शेयर है उसकी मार्केट में परचेज वैल्यू, और यू कैन से जिस वैल्यू पे वो अवेलेबल है वो कितनी है? 125। और यू कैन से वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है?
125। एक बंदा 25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि मार्केट वैल्यू पे 25,000 इन्वेस्ट करके उसे कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आपसे नंबर ऑफ शेयर्स पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे, इन्वेस्टेड मनी, कितना इन्वेस्ट किया, 25,000, डिवाइडेड बाय cost of one share, or you can say price of one share, market value of one share means the same। एक शेयर कितने का मिल रहा है, 125 का। क्लियर है ये 125 का क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसको किस तरह से आप करोगे, सी 25,000 है, 125 से आप कट कर रहे हो, 25 5 जा 125, 25 1 जा 25,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10 मीन्स 200। कितना मिल रहा है, 200 शेयर्स। वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगी, 200 शेयर हैं और उसकी फेस वैल्यू है 100, यानी कितनी वैल्यू है, 20,000। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर रिसीव होता है। एनी इन्वेस्टर गेट डिविडेंड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर। जो शेयर का मूल्यांकित वैल्यू होती है, जो उसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू होती है, उसके ऊपर हमेशा लाभांश डिविडेंड मिलता है। तो हमने जो 25,000 में शेयर खरीदे हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी है, 20,000। डिविडेंड डिक्लेयर किया, लाभांश डिक्लेयर किया 10%, 20,000 का 10%, यानी कितना आ जाएगा, 2,000। अगर आपसे ये पूछा होता नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, तो आंसर क्या होता, 200। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच एनुअल डिविडेंड डज ही गेट, उसे कितना वार्षिक लाभांश प्राप्त होगा या मिलेगा या मिलता है। तो कितना मिल रहा है, 20,000 का 10% यानी कि 2,000, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा होता कि कितने नंबर ऑफ शेयर वो खरीद सकता है, तो क्या आंसर आता, 200। प्रीमियम होता है तो उसे ऐड कर देते हैं, और अगर डिस्काउंट होता तो एक शेयर की वैल्यू निकालते हुए क्या कर देते आप, उसे माइनस। सी अगर बात करते हैं प्रीमियम की, तो प्रीमियम की सिचुएशन में मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या होगी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम प्लस ब्रोकरेज। और अगर क्या है, डिस्काउंट, तो उस सिचुएशन में मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या होगी, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस ब्रोकरेज। क्लियर है। तो ये तो सारी बात हुई समझाने की। एग्ज़ाम में क्या अप्रोच रहेगी, एग्ज़ाम में डायरेक्टली आप करेंगे भाई 25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो शेयर कितने आए ये देखना है। आप देख रहे हो 100 का शेयर है, 24 प्रीमियम है, 1% ब्रोकरेज है, 100 का 1% 1, ओरली पता चल गया क्या आ गया, 25। कट किया, 5 5 जा 25, 5 25 1 जा 25, 5 से काटा 200, नंबर ऑफ शेयर क्या आ गए, 200। अब क्या होगा, 200 इंटू उसकी फेस वैल्यू 100, यानी कि उसने जो 200 शेयर खरीदे हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी है, 20,000। लाभांश निकालना है, 20,000 का लाभांश की रेट सेम है क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ रेट तो आपको गिवन है ही नहीं। 20,000 का 10% यानी कि 2,000, आंसर ए। एग्ज़ाम में फटाफट डायरेक्टली करना है, जितना हो सके कम लिखो, ओरली सोल्व करने की कोशिश ज़्यादा करो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द बेस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल
एंड अ कॉनिकल वेसल आर द सेम। सिलेंड्रिकल वेसल और कॉनिकल वेसल की जो हाइट है वो सेम है, यानी कि बेलनाकार बर्तन और शंक्वाकार बर्तन का बेस और हाइट क्या है, सेम। ये बेस है उसका, ये सेम है, और ये हाइट भी क्या है, सेम है दोनों की। क्या कह रहे हैं देन, हाउ मेनी टाइम्स फुल ऑफ लिक्विड इज टू बी poured from the conical vessel to completely fill the cylindrical vessel with liquid। इस कॉनिकल वेसल से हम उसको पूरा भर के पानी पलटेंगे, किसमें, सिलेंड्रिकल वेसल में। शंक्वाकार बर्तन में पानी भर के हम बेलनाकार बर्तन को भरेंगे, तो शंक्वाकार बर्तन का कितनी बार भर के इसको पलटें उसमें कि वो पूरी तरह से भर जाए। कॉनिकल वेसल से हम कितनी बार भर भर के फुल भर के पानी सिलेंड्रिकल में डालें कि वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाए, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। आपको बोल रहा है बेस सेम है, दोनों का बेस क्या होता है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, बेस सेम है, यानी कि सपोज इसको मैं बोल देती हूँ 2 पाई आर और इसके बेस को बोल देती हूँ 2 पाई आर। बेस सेम का मतलब है दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसका बेस और इसका बेस आपस में क्या है, इक्वल। दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से एक रिलेशन क्रिएट कर लीजिए जो कैलकुलेशन करने में हेल्प करे। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी कि दोनों की रेडियस क्या आ गई, इक्वल। हाइट ऑलरेडी गिवन है, दोनों की इक्वल है। अब आपको बोल रहा है किस में डालना है पानी, सिलेंड्रिकल में, बेलनाकार में। जिसमें ड्रॉप करना है उसका जो आयतन है, उसका जो वॉल्यूम है, उसको आप न्यूमरेटर में रखोगे और छोटे वाले वेसल को डिनोमिनेटर में रखोगे। जो आपका छोटा बर्तन है उसको आप हर में रखोगे। तो सिलेंड्रिकल वेसल यानी कि क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर मैं कैपिटल यूज़ कर रही हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। और कॉनिकल का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिए, जो आपका बेलनाकार बर्तन है उसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और जो शंक्वाकार होता है उसका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच आपको पहले ही गिवन है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल। पाई से पाई कैंसिल, आर भी हम इक्वेट कर चुके हैं, दोनों आर क्या हैं, आपस में इक्वल। इनको भी कैंसिल कर देंगे, क्या बचा आपके पास, 1/1/3। 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 3/1 इट मीन्स 3। कितनी बार पोर्ड करेंगे, 3 टाइम्स। कभी भी किसी चीज़ की कैपेसिटी के बारे में, क्षमता के बारे में, कितना उसमें भरेंगे, कितना निकालेंगे, कितना किससे डालेंगे, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। हम इस सिचुएशन में आयतन की बात करते हैं। तो आपने क्या करना है, कॉनिकल को सिलेंड्रिकल को कॉनिकल से भरना है, तो सिलेंड्रिकल को ऊपर रखा उसका आयतन और कॉनिकल का नीचे रखा और सॉल्यूशन कर दिया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा P से Q जाता है 20 किलोमीटर पर आवर से, एंड वापस Q to P आता है 30 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ हिज टोटल जर्नी। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से P से Q की यात्रा करता है और Q से P 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। उसकी कुल यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था एक फंडा, अगर आप पुराने वीडियो देखोगे स्पेसिफिक टॉपिक वाइज में, कि अगर आपको सेम डिस्टेंस, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपको सेम डिस्टेंस कवर करने की डिफरेंट स्पीड्स गिवन हैं या 2 स्पीड गिवन है, तो एक सीधा सा फंडा होता है एवरेज स्पीड का। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है,
पी क्यू क्यू पी सेम डिस्टेंस, तो वहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, सीधा सा फंडा होता है एवरेज स्पीड का, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। अब देखिए 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, 30 20 और ये आपका आ गया, इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो। फॉर्मूला आपको पता था, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, अब क्या बचा 2 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना हो गया 2 4 जा 8 8 3 जा 24, क्या आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, अगर डिस्टेंस सेम है स्पीड डिफरेंट है तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। क्लियर, फॉर्मूला पुट किया, यू विल गेट द वैल्यू 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, see the ratio of the volume of two sphere is 8:125, what is the ratio of their diameter। आपको कह रहा है दो स्फीयर की वॉल्यूम का जो रेशो है 8:125 है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई आर क्यूब, यही होता है, नहीं होता है हमारा 4/3, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको कह रहा है दो स्फीयर हैं जिनका आपको वॉल्यूम का रेशो गिवन है। सपोज मैंने एज्यूम कर लिया एक स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, पहली वाली वैल्यू छोटी है तो इसको स्मॉल आर ले लेती हूँ और दूसरी वैल्यू को क्या ले लेती हूँ कैपिटल आर, पाई आर क्यूब। रेशो क्या गिवन है 8:125, तो दोनों का वॉल्यूम लिखा और रेशो को पुट कर दिया, यहाँ से 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r/r बचा, आपका क्या हो गया स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, दोनों में क्यूब है उधर जाके क्या बन जाएगा क्यूब रूट, 8/125। 8 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2, 3 के पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा। 125 का मतलब क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 5 में से एक बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया रेडियस का रेशो, आपके पास रेडियस का रेशो आ गया। अब आपको कुछ भी पूछे आप सारे क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हो। अगर क्वेश्चन होता रेडियस का रेशो तो यही आंसर आ जाता 2:5। डायमीटर पूछा है, व्यास पूछा है आपसे, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, व्यास क्या होता है व्यास और यू कैन से डायमीटर 2 इंटू आर, तो उसको डायमीटर बनाना है, हमारे पास है r/r इज इक्वल टू 2/5। डायमीटर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2r को क्या कहेंगे स्मॉल डायमीटर, 2 कैपिटल R को कैपिटल डायमीटर, यहीं पे प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गए डायमीटर और रेशो क्या रहा C, यानी क्या आंसर आ गया 2:5, ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्लियर है,
तो इस तरह से कंपेयर करके आप निकाल सकते हो, बट आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा था वो तो हमने निकाल दिया। सपोज आपसे पूछा होता कि आपको जो सॉरी डायमीटर क्लियर है, आपको पूछा, किसी और को भी जा सकता है कि इसके अंदर आपके पास क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी होता है, उसका भी आपसे पूछा जा सकता है रेशो। जो पूछा था वो तो हमने बता दिया 2:5 है। मैं आपको कह रही हूँ सपोज इसमें आपसे रेशो किसका पूछा होता, सरफेस एरिया का। स्फेयर का, गोले का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। सी अगर आपको रेशो निकालना है 4πr² अपॉन 4πr², तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, बचा क्या, r² अपॉन r²। r अपॉन r की वैल्यू आपके पास थी 2/5, उसका स्क्वायर, यानी कि सरफेस एरिया का रेशो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। अगर क्वेश्चन में आपसे सरफेस एरिया का रेशो पूछा होता तो वो क्या आ जाता, 4:25। देखिए मैंने निकाला रेडियस का रेशो गिवन फॉर इंफॉर्मेशन से 2:5, देन सेम चीज़ को मैंने यूटिलाइज किया व्यास और यू कैन से डायमीटर का रेशो निकालने के लिए, और सेम चीज़ को मैंने अप्लाई किया सरफेस एरिया के लिए। तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप आसानी से ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 16 workers by working 6 hours per day takes 26 days to complete a job. 13 workers by working of 8 hours per day takes how many days to complete the same job? 6 घंटे काम करके 16 श्रमिकों को काम पूरा करने में 26 दिन लगते हैं। भाई 16 वर्कर हैं, 6 आवर वर्क करते हैं और टाइम कितना लगाते हैं, 26 डेज। नेक्स्ट कह रहा है 13 वर्कर्स हैं, 8 आवर पर डे वर्क करते हैं, तो उन्हें कितने घंटे और कितने दिन लगेंगे। 13 श्रमिकों को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। डेज आपका क्या है, मिसिंग है। सॉल्यूशन कर देंगे। ये भाई जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उधर जाके क्या करेंगे, डिवाइड। 13 डिवाइड 8 डिवाइड, डेज यहाँ से डायरेक्टली आ जाएंगे। 8 2 जा 16, 13 2 जा 26, 2 × 6 × 2 नंबर ऑफ डेज। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, कितने डेज आ गए, 24 डेज। यानी आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्टली सॉल्यूशन करो और आंसर निकाल दो। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, जो लोग हमारी ये वीडियो का एडवांटेज ले रहे हो और आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मैं एनसीईआरटी को टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस करके उसके लेक्चर अपलोड करूं, तो मुझे कमेंट करके आप वीडियो पर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।